कितनी बार कहूँ, ये जो हेयर लॉस आपको हो रहा है नॉर्मल एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के पैटर्न्स नहीं है। नहीं होता भाई, किसी को 15 16 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में नहीं होता था पहले। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताता हूँ, आज से करीब 8-10 साल पहले मुझसे किसी ने अगर बोला था कि तेरे बाल झड़ जाएंगे क्योंकि तेरे जेनेटिक में हेयर लॉस है, आज उस उम्र के लोग, जिस उम्र में मेरे को ये बताया गया था, उस उम्र के लोग मुझे पिक शेयर कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे बाल कितने ज्यादा झड़ चुके हैं। कोई भी 25 साल का बंदा जिसको यहाँ पे हेयर लॉस हो रहा है, आप मुझे बताओ कि जब आप 15 साल के थे क्या आपको हेयर लॉस हो रहा था या फिर आपके आसपास में किसी को हेयर लॉस हो रहा था? तो असली वजह क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए ना तो हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड मुझे लगता है कि हमें शायद वजह पता चल चुकी है। मैं पिछले 3-4 महीने से इस वीडियो को पढ़ लगा हुआ हूँ, मैं हर जगह गया, फिर चाहे वो न्यूनेटल के हेयर लॉस हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये न्यूनेटल है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके हेयर पैटर्न ऐसा दिखाई देता है जैसे कि रिसीडेड हो, लेकिन असलियत में रिसीडेड है नहीं। इसके पीछे एक बहुत अलग मैकेनिज्म होता है। बाल फेस तक ग्रो ना हो जाए ना, तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर DKK1 का सिग्नल एक्टिवेट होता है, जिसके कारण फेस से बाल थोड़ा पीछे चले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे बाल ना रिसीड हो रखे हैं। ये फेस के ऊपर बाल ना आए, इस चीज को बचाने के लिए मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। जिस तरह से ये बेबी ग्रो होता चला जाता है, अपने चाइल्डहुड में आता है, तब इसके बाल बहुत अच्छी तरीके से फुलर ग्रो होते हैं। रीजन होता है एक ऐसी सिग्नलिंग जो बालों को बहुत फुल्ली ग्रो करती है। लेकिन फिर उसके बाद एक और पैटर्न हमने नोटिस किया, जब एक बच्चा अपने टीन एज में आता है और उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाल हल्के से रिसीड होते हैं। कईयों के वहीं स्टॉप हो जाते हैं, कईयों के आगे बढ़ते चला जाते हैं, लेकिन वो बढ़ना भी ना कहीं डेकेड ले लेता है और एट द एंड 40 साल की उम्र में जाके वो इंसान गंजा होता है। तो बेसिकली जो एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है, जो इस समय पे एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है, उसको कहीं तक भी ये जेनेटिक वाली थ्योरी जो लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, ये सपोर्ट नहीं कर पा रही है। किसी को भी इतनी छोटी उम्र में इतने एग्रेसिवली हेयर फॉल नहीं होता है। प्लस अगर आप कहीं पर भी देखोगे, आपको एक ही चीज पता चलेगी कि जेनेटिक हेयर लॉस डेकेड से ले लेता है, मतलब काफी लंबा समय लेता है दिखने में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट पर किसी ने भी इस बारे में बात नहीं करी, मैंने आज तक एक वीडियो नहीं देखी किसी ने इसको कोरोना के साथ लिंक किया हो। इनफैक्ट रिसर्च पेपर्स के अंदर खुद लिखा हुआ है, ये सब बात है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी एक न्यूनेटल के बारे में। बेबी के पैटर्न्स ऐसे दिखाई देते हैं। पहली बात तो जब भी एक फीटस का बर्थ होता है, एक बेबी का बर्थ होता है, उस समय उसके जितने भी बाल होते हैं वो मदर और प्लेसेंटल एस्ट्रोजन के कारण बनते हैं। एस्ट्रोजन एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर मैंने अलग से भी रिसर्च करी, अभी आपको बताऊंगा उस बारे में भी। तो होता क्या है कि जैसे वो बेबी आता है, बाहर आता है, तो उसके बाद ना उसके बाल कुछ समय के बाद झड़ जाते हैं और दोबारा न्यू हेयर ग्रो होते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये हेयर लाइन रिसीड वाले पैटर्न की, तो इसमें ना एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है DKK1। ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारे बालों को स्विच करता है ना कि ग्रोथ फेज में, उस ग्रोथ फेज को रोकने का काम करता है। उसे कहते हैं हम WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग। देखो बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं रखूंगा वरना आपको समझ नहीं आ पाएगा, लेकिन इसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है? तो बेसिकली एक स्विच होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पूरी सेल्स के अंदर होता है मास्टर स्विच, इसे हम कहते हैं WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग। ये क्या करता है कि सेल को ना ग्रो फेज में डालता है, सेल डिवाइड होता है इसके कारण, ठीक है? अब इसके अंदर ना एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म है, हल्का हल्का समझ लो। बीटा कैटनिन ना न्यूक्लियस के अंदर जाता है, तब जाके न्यूक्लियस डिवाइड करने पे सिग्नल देता है, ठीक है? लेकिन बीटा कैटनिन कुछ फैक्टर्स के कारण बार बार डिस्ट्रॉय होता चला जाता है, जिसके कारण सेल डिवाइड नहीं हो पाता। इसके लिए हमारा आता है WNT उस डिस्ट्रक्शन फैक्टर को साइड कर देता है और सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो DKK1 है, जो बेबी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था, ये DKK1 क्या करता है, WNT की सिग्नलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसके चक्कर में बीटा कैटनिन डिस्ट्रॉय होता रहता है और बार बार सेल डिवाइड नहीं हो पाता, जिसके कारण बाल ग्रो नहीं हो पाता ढंग से। यहाँ तक हमने समझ लिया ये बेबी के अंदर फैक्टर क्या था। लेकिन आयरनी देखो, ये सारी मेरी थ्योरी है। अब होता क्या, जो यहाँ के बाल होते हैं ना, ये वीक रह जाते हैं। जैसे बचपन में वीक थे, उसी तरीके से यहाँ के बाल थोड़े वीक रह जाते हैं, जिस चक्कर में जब एक बच्चा अपनी प्यूबर्टी को हिट करता है और उसके हार्मोन राइज करते हैं, तो हल्का सा हार्मोन का इन्फ्लुएंस भी ना इन बालों को शेड कर देता है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि बचपन में तो राउंड हेयर लाइन होती थी, लेकिन जैसे हम टीन में पहुंचते हैं, अपने अडल्टहुड को हिट करने वाले होते हैं, उस समय हमारी हेयर लाइन शार्प हो जाती है, एज्ड हो जाती है, क्योंकि बाकी के हेयर शेड हो जाते हैं। अब ये चीज़ हमारे को पढ़ना क्यों ज़रूरी था? इसका मतलब ये था कि जेनेटिक्स हमेशा से प्रेजेंट थे। जो हमें आज तक बताया गया कि जेनेटिक एकदम से 40 साल की उम्र में टर्न हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। द वास्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि जेनेटिक हमेशा से प्रेजेंट थे। एंड्रोजन रिसेप्टर जो कि DHT को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो हमेशा से प्रेजेंट था। जब हम ये चीज़ समझते हैं ना, तो हमें असली रीज़न भी समझ आने लगता है। इसका मतलब ये है कि DHT के लेवल आपके इतने ही होने चाहिए। जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना इस समय, अगर आप 18, 19, 20 या फिर 25 साल की उम्र के हो, ये आपकी डेवलपमेंट का समय है। इस समय हमारी बॉडी मैनली फीचर डेवलप कर रही होती है, सेकेंडरी मैनली फीचर जैसे कि बियर्ड्स का ग्रोथ, ये बालों का ग्रोथ, ये देखो। और मैं आपको बताऊं, ये बाल अभी ठीक हैं, मतलब कैमरा में थोड़े ब्लर हो गए होंगे, और ये हर 1-2 महीने के बाद मुझे और ठीक लगते हैं। यानी कि अभी डेवलपमेंट का प्रोसीजर चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। 20-25 साल की उम्र, इनफैक्ट 30 साल की उम्र तक बियर्ड ठीक होती है। तो DHT का लेवल उतना ही है जितना होना चाहिए था। असलियत में कोई और चीज है जिसका लेवल कम हुआ। एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वही बॉन्ड बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग जो हमारे बालों को ग्रो करती है। उसके पाथवे में डिस्ट्रप्शन आई है पिछले कुछ समय से, और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी, किसका हाथ होगा?
इसके पीछे कोविड का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो डीएसटी का पहले आपको थोड़ा सा काम बता देता हूँ। डीएसटी 3 फैक्टर्स जो कि हमारे बालों के लिए बहुत गंदे हैं, उन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। पहले तो हमारा IL-6 हो गया इन्फ्लेमेशन, दूसरा हो गया हमारा TGF-β1 जो कि हमारी बॉडी के अंदर ना ग्रोथ फेज को एंड करता है और रिसेशन प्रमोट करता है। और उसके बाद आता है हमारा वही सेम सिग्नलिंग जो बचपन में हुई थी हमारे साथ, DKK1 जो एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ हुई थी सिग्नलिंग, वही सेम सिग्नलिंग डीएसटी भी एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारे बाल धीरे धीरे रिसीड होते 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 एक टाइम के बाद पूरा सिर चांद बन जाता है। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही मेन मुद्दे पर आने वाले हैं, कोविड-19। देखो जब से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, आई नो कि कितनी सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो आज दिन तक चले आ रहे हैं। अभी कल परसों की बात है, मेरे को एक कमेंट आया था जिसने मेरे को बोला कि भाई मेरी नाक की स्मेल आज दिन तक वापस नहीं आई है। एंड जब से मैंने अपनी वीडियोस में कोविड के हिंट्स देने स्टार्ट करे थे, तब से कितने लोगों ने बात करी, कोविड के बाद से अभी तक साइड इफेक्ट हटे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे टैक्स वर्ड यूज करे, जितने भी चीज थी कोविड की अवेलेबल थी इंटरनेट पर, मैंने सब कुछ देखा। एलविश यादव की एक वीडियो मिली जहां पर एलविश यादव कह रहे थे कि आज दिन तक उनकी स्मेल वापस नहीं आई है। ये सोच लो कि मैं मुंह पे लगा रहा, स्मेल ही ना आ रही, मेरी स्मेल आज तक ना आई। क्या बात कर रहा है? माँ कसम भाई, मेरी स्मेल नहीं आती। बीच बीच में कदे कदार वो आ जावे ऑल आउट की स्मेल, मैं आ गई फिर सूंघ के देखू ना आवे। और सोचने वाली बात यह है कि एलविश यादव अभी रिसेंटली ट्रांसप्लांट करा के हटे हैं। उनकी अभी की एज 28 है और शायद उन्होंने 27 की एज में ट्रांसप्लांट कराया था अपने बालों को। जब मैं कोविड के ऊपर स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला एक ऐसी चीज के बारे में जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। साइटोकाइन की सर्ज हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गई थी। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है प्रो इन्फ्लामेशन साइटोकाइन। इसने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे डैमेज करे, लेकिन हम दो मेन डैमेज की बात करने वाले हैं। पहला तो वेस्कुलर डैमेज, ब्लड वेसल का डैमेज। दूसरी चीज WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग में डिस्ट्रप्शन। आपको नहीं यकीन होता, अगर आप गूगल पर जाके सर्च करोगे क्या कोविड से हमारे को एंडोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हुआ है, मैं आपको अभी के भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी आपको स्ट्रेट नहीं बोलने वाला, ना गूगल, ना जेमिनाई, ना चैट जीपीटी। मैं आपको बताता हूँ आपको पता किस तरह से करना है। मेरा हमेशा से ये कहना है कि कभी भी किसी के ऊपर यकीन ना करो, मेरे पे यकीन ना करो, किसी की वीडियो पे यकीन ना करो, जाके खुद से सर्च करो। और मैं आपको सर्च के पैटर्न बताता हूँ क्या करना आपने। सबसे पहले सर्च करो कि क्या कोविड के कारण एंडोजेनेटिक एलोपेशिया एक्सेलरेट हुआ है, तो गूगल पॉसिबली मना कर देगा। अब आपने क्या सर्च करना है, समझो मेरी बात को। पहला कि क्या कोविड के दौरान प्रो इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन स्टार्ट हुई। दूसरी चीज़, क्या प्रो इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन हमारी बॉडी के अंदर WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग में डिस्ट्रप्शन लेकर आती है। तीसरी चीज़, क्या WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, या क्या वो मेन चीज़ है, क्या वो मेन स्विच है हमारे हेयर्स का ग्रो करने के लिए। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम धीरे धीरे रोबोट्स की तरह बनते जा रहे हैं। हमें स्ट्रेट आंसर चाहिए, स्ट्रेट नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स होती है, चीज़ों को जोड़ना पड़ता है अपने हिसाब से। नाउ द मेन थिंग इज, क्या ये चीज़ इन फ्यूचर रिपेयर होगी? क्या हमें आगे जाकर WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग और ये जितने भी ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो स्टार्ट हुई इसके बाद से, क्या ये ठीक हो जाएंगी? क्या हमारी बॉडी अभी भी रिपेयर कर रही है अपने आप को? असलियत ये है, ना तो किसी ने ये प्रोटोकॉल निकाली कि कोविड के बाद आपको किस तरीके से पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचना है, किस तरीके से आपको कोविड के बाद अपनी बॉडी को ख्याल रखना है, किसी ने ये प्रोटोकॉल नहीं निकाली। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी का एक सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि हमें नहीं पता क्या चीज़ परमानेंट है, क्या चीज़ परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हेयर फॉलिकल्स डोरमेंट हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, उसमें वो अभी की करंट साइंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो कहीं सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इरिवर्सेबल होती है। और मैं स्ट्रेट बोलूंगा, कोई आपसे बातें नहीं छुपाने वाला हूँ। जो मुझे लगता है इस पॉइंट पर हमें करना चाहिए वो है कि हम किसी तरीके से इस DHT वाले हेयर लॉस को डिले कर पाएं, ना कि अभी हमें इसे खत्म करने की कोशिश करनी है। अभी कहीं सारी चीजें आ रही है मार्केट के अंदर, और मैं खुली बात कर रहा हूँ, आपके फायदे की बात है। DHT ब्लॉकिंग कोई सोल्यूशन नहीं है, करंट एज में कोई सोल्यूशन नहीं है। इस समय हमारे को DHT की सबसे ज्यादा जरूरत है सारे इंफेक्टर्स डेवलप होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। दूसरी चीज, एंडोजन रिसेप्टर जिस पे आके DHT चिपकता है और वहां से अपना काम स्टार्ट करता है, उसको डिग्रेड करना भी शायद सोल्यूशन ना हो। अगर लोकल एरिया में हो पा रहा है तो शायद हो पाए, लेकिन DHT और एंडोजन रिसेप्टर हमें कुछ नहीं पता। आने वाली कुछ मेडिसिन है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रही है, जैसे कि कुछ मेडिसिन जिनको आप टॉपिकली अप्लाई करोगे वो एंडोजन रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, डिग्रेड कर देती है, इनहिबिट कर देती है ना। ये जो मेडिसिन है ना, इसमें एक सबसे बड़ा डरावनी बात ये है, मुझे लगता है कि अभी 10 साल लगेंगे कम से कम इस हेयर इंडस्ट्री को ग्रो होने में। तो इसमें सबसे बड़ी डरावनी बात ये है कि अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हुआ उस मेडिसिन का, तो बॉडी में और एंडोजन रिसेप्टर्स भी डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, राइट। अगर ऐसा हुआ, अभी तो देखो DHT ब्लॉक हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन है अभी भी हमारे पास, लेकिन अगर एंड्रोजन रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया ना, तो इन दोनों का कोई फायदा नहीं रहेगा। और इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अगर डीप जाएं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहला तो मैंने आपको बताया WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग वाला पॉइंट, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले के टाइम के फूड्स में, आप पैकेज्ड फूड कह लो, कुछ भी कह लो, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और एडिटिव ऐड नहीं करे जाते थे, बट आज के टाइम में बहुत हाई क्वांटिटी है। सब चीज़ें भी इंटरप्ट करती हैं। लाइफस्टाइल एक साइड हो गया, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए अगर आपको अपने बालों को ठीक रखना है तो आप क्या कर सकते हो? क्या आप DHT ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो? देखो, मेरा कहना है कि कुछ भी चीज़ करो ना, पहले उसके ऊपर खुद से एक बार रिसर्च कर लो ना। अगर हम DHT ब्लॉकर यूज़ करना चाहते हैं, नेचुरल DHT ब्लॉकर्स हैं जैसे कि रोजमेरी वाटर, रोजमेरी ऑयल
ऑयल वगैरह। लेकिन अगर हम DHT ब्लॉकर, फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड की बात करें, आप इन्हें बेशक यूज़ कर सकते हो। और अभी तो मना करके हटा मैं। देखो क्या करना है हमें ना, इसका किसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देना है। मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी बहुत साइंस समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल 500 डाल्टन से ज़्यादा वेट रखता है वो स्किन के अंदर ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता। जो भारी मॉलिक्यूल होता है, एक तरीके से समझो, जो भारी मॉलिक्यूल है ना, डेंस्ड मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता। लेकिन जो 500 से कम रखता है वो बहुत अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि वो सिस्टमिक पेनिट्रेशन कर पाए, सिस्टमिक एब्जॉर्ब हो पाए, जिस कारण आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं टॉपिकल फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड के। अब खाने वाले टैबलेट के बारे में तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो टॉपिकल सॉल्यूशन है ना, अगर हम किसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा पाए तो आपको सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो सकता है और लोकल लेवल पर ही DHT की ब्लॉकिंग होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिनेस्ट्राइड अगर आप लाइपोसोमल बेस में लो तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन आयरनी देखो, फिनेस्ट्राइड तो 70% के करीब DHT ब्लॉक करता है, डूटास्ट्राइड 90% के करीब DHT ब्लॉक करता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 528, यानी कि 500 से ज़्यादा है। पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप नहीं हो सकती। तो क्या हो अगर हम DHT ब्लॉकर के तौर पे डूटास्ट्राइड ही इस्तेमाल करना लग जाएं, टॉपिकल डूटास्ट्राइड ही इस्तेमाल करने लग जाएं? बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डूटास्ट्राइड के साइड इफेक्ट भी बहुत लंबे हैं और ये बहुत लंबे खिंचते भी हैं। साथ ही साथ अगर डूटास्ट्राइड यूज़ कर रहा है ना कोई इंसान, उसे हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फिनेस्ट्राइड भी अगर आप यूज़ कर रहे हो ना इस समय, तो उसकी भी क्वांटिटी लगाते हुए ना ध्यान रखो कि आप कितनी लगा रहे हो, कितनी नहीं लगा रहे हो। ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर बोल दिया 1 ml 2 ml, तो आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो जितना कम एब्जॉर्प्शन हो। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत की बात, फिनेस्ट्राइड का ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट कम है और ऊपर से इसको अल्कोहल बेस के साथ बेचा जाता है। अब हमारे पास अभी यही बेस अवेलेबल है, क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार लाइपोसोमल फिनेस्ट्राइड अप्लाई कर सकते हो डॉक्टर से पूछ के। तो फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, आपने DHT ब्लॉकिंग करनी है, आप कर सकते हो नेचुरल वे में भी और मेडिकल वे में भी, बट डॉक्टर से पूछ लेना। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना। मैं सब कुछ अपनी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर WNT बीटा कैटनिन की सिग्नलिंग, और मैं कई सारे कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ। अभी दिल्ली भी जाऊँगा कुछ केमिकल के लिए, मैं आपको सब कुछ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, जो भी चल रहा है सब कुछ शेयर करता रहूँगा। वीडियो डिले होने के पीछे यही रीज़न है कि मैं वो गैप फिल करने वाला नहीं हूँ। मुझे आपको मोनेटाइज नहीं करना है, आपके ट्रस्ट के बेसिस पे हूँ, ना कि मैं व्यूज़ का भूखा हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो रेगुलर अपलोड भी नहीं करता, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मैं अगर कोई ना भी टॉपिक हो, मैं एक ही टॉपिक के मल्टीपल टॉपिक बना सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि मेरे को आपको मोनेटाइज नहीं करना है, मेरे को सिर्फ आपकी हेल्प करनी। मेरे पास है मेरा वर्क। आने वाली वीडियो के अंदर हम फिनेस्ट्राइड के ऊपर बात करेंगे, डूटास्ट्राइड के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने की चीज़ें। मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले, स्टॉप करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को आपसे ज़्यादा नॉलेज है, हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।